और मैं खुद उससे जल्द अज जल्द फ्लैट से रवाना करने का ख्वाहिशमंद था। नादरा ने बुर्का पहन के देखा, वो बिल्कुल मुनासिब था। उसने अपने सफरी थैले को तलाश किया और रवानगी के लिए तैयार हो गई। उसकी मुस्तफसराना नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। जॉर्ज, मैंने सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, मैं चंद ज़ाती वजह की बिना पर इस वक्त बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन जरा नादरा को रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। इसे रहीम यार खान जाना है और हर कीमत पर जाना है। बेहतर से बेहतर दर्जे का टिकट दिलाने के बाद तुम वापस आ सकते हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप मुझे स्टेशन पर छोड़ दें? नादरा की आवाज उस आंखों में इल्तिजा थी। मैं पहचान लिया गया तो तुम भी बुर्का के बावजूद दुश्वारियों में पड़ जाओगी। जॉर्ज बहुत शरीफ और जन मुरीद किस्म का आदमी है। ये तुमको पूरी हिफाजत से ट्रेन में सवार करा देगा। गजाला की मौजूदगी में वो मजीद इसरार करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसकी रवानगी का पूरा यकीन हो जाने के बाद गजाला के चेहरे पर उसकी मखसूस मुस्कुराहट फैल गई। चेहरे के अजलात का तनाव भी दिलकश नरमाहट में तब्दील हो गया। उसने नादरा से बगलगीर होकर अपनी दानिस्ता और नादानिस्ता कोताहियों पर मुआफी चाही तो नादरा ने उसे अपने बाजू में भींच लिया। इन लम्हात के आने तक नादरा हम सब की नापसंदीदा शख्सियत थी, लेकिन उसे यको तनहा ट्रेन के एक लंबे सफर पर रवाना करते हुए हम सब ही बेनाम सी उदासी महसूस कर रहे थे। आखिरकार नादरा झिलमिलाती हुई आंखों के साथ सुल्तान शाह के पीछे फ्लैट से निकलकर जीनों की तरफ बढ़ के खस कम जहां पाक। फ्लैट का दरवाजा बंद होने के बाद वीरा ने एक गहरा सांस लेकर कहा, इसे देख कर मेरा खून खोल रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो तुम्हें नजरों ही नजरों में खा जाएगी। बस करो वीरा, गजाला ने टोका। हमने इसे खासा सता लिया, अब वो जा चुकी है। हमें उसके बारे में रायजनी से गुरेज करना चाहिए। इसे हमने बिगाड़ा था, ना सुधार सकते हैं। वो जैसी भी है उसके लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा दिया हुआ सबक ही उसके लिए काफी साबित हो। मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो पराए मर्दों पर डोरे डालने के चक्कर में रहती हैं। इन्हें देखकर मुझे ऐसी चुड़ैलें याद आ जाती हैं जिनके दाने जिंदा इंसानी खून से लथड़े हुए होते हैं। दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। मैंने कहा, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं ताकि सुल्तान शाह के आने तक मेज लगाने का बंदोबस्त हो सके। गजाला ने मौका की नजाकत भाप कर अपनी जगह छोड़ दी। तो मुझे अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा क्यों दे रहे हो? गजाला की बात पर ध्यान दिए बगैर वीरा ने पूछा, तुम्हारा दामन भी पाकीज़ा नहीं है? कुछ अरसे पहले तक तुम इस पर फख्र भी करती रही हो। मैं इस मौजू को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन गजाला के चले जाने की वजह से मुझे वीरा को मुसक्कत जवाब देने का मौका मिल गया। वीरा को जल्द अज जल्द इसके ज़हनी मामूल पर लाने के लिए जरूरी था कि उसे उसके पसंदीदा मौजूआत पर गुफ्तगू में मसरूफ रखा जाए। इस वक्त वो खुद ही बात बढ़ाने पर आमादा थी। मुझे अब भी इस बात पर फख्र है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी मर्दों का खिलौना नहीं बनी। जिसे चाहा हासिल कर लिया और जब चाहा उससे दिल उकता गया तो उसे भूल गई। ये ताना देकर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? गनीमत है कि तुमने मेरी बात की तरदीद नहीं की। ये बताओ कि तुम में और नादरा में क्या फर्क है? इस फर्क को परखने के लिए निगाह चाहिए। वो पराए मर्दों का पीछा करती है, मैं ताज़ा शिकार पर गुजर बसर करने की आदी थी। मर्द नदीदे होते हैं, हर कुमाश की औरतों और लड़कियों पर डोरे डालना इनके मिजाज का हिस्सा होता है, लेकिन औरत को बिगड़ कर भी बावकार नजर आना चाहिए। वरना फिर औरतों और मर्दों में फर्क ही क्या रह जाता है? मेरी तवक्का के आन मुताबिक इस मौजू पर वीरा का ज़हन खूब चल रहा था। अगर खुद सिताई न समझो तो मैं अपनी मिसाल दूंगा। मेरी और तुम्हारी दोस्ती हर मयार से बहुत गहरी और करीबी रही है। इसे तुम किस खाते में डालोगी? मैंने कदरे धीमी आवाज में उससे पूछा। वो सब इस वक्त की बातें हैं जब डॉन क्वांग फू डंडे के जोर पर तुम्हारी और गजाला की शादी नहीं करवा चुका था। बाजुका तुम पटड़ी से उतर कर बिल्कुल बेसरोपा बातें करने लगते हो। ये बेसरोपा बातें नहीं है। इसी जमीन के हकायक के हम दोनों की शादी बिला शुबा नहीं हुई थी, मगर तुमको मालूम था कि मैं गजाला को दीवाना वार चाहता हूँ। इसी जोश रकाबत में तुमने एक बार इसे इंग्लैंड पहुंचा दिया था और दूसरी मरतबा भारत भिजवा दिया था। किसी को चाहने से कुछ नहीं होता, शनाख्त ठोस रिश्तों से होती है। वो डटाई से बोली, गजाला से आज साथ ही शादी होने से पहले तुम खुले निशाने पर थे। जो घायल करे वो कब्जा करे। वीरा और मेरे दरमियान अच्छी खासी बहस होती रही। सुल्तान शाह बहुत देर से वापस आया। पता चला कि नादरा ने खैबर मेल की रवानगी तक उसे स्टेशन पर ही रोके रखा था। गजाला को उसकी आमद में ताखीर पर तशवीश सी होने लगी थी। उसे देखा तो खिल उठी और फौरन ही मेज पर खाना लगा दिया। मेज पर सुल्तान शाह कुछ खोया खोया और नादम सा नजर आया, जैसे उसके दिल में कुछ चोर हो। वो नादरा के जिक्र में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मेरे लिए सुल्तान शाह की वो कैफियत बहुत दिलचस्प और मानी खेज थी। मैं महसूस कर रहा था कि जाते जाते नादरा उससे कोई चिरका लगा गई थी। जब दोनों औरतें हर काम से फारिग होकर अपनी ख्वाबगाहों में चली गईं, तो मैंने सुल्तान शाह को उसके कमरे की तन्हाई में जा लिया और अपने बिस्तर पर चित लेटा छत को घूर रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ गया। मालूम होता है कि नादरा के साथ कुछ और भी स्टेशन पर छोड़ आए हो। मैंने किसी तमहीद का बगैर उस पर बराह रास्त हमला कर दिया। इस वक्त भी शायद उसी के तसव्वुर में खोए हुए हो। पत्थर को कभी झोंक नहीं लगती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मुझे इस बात का कलक है कि हम लोगों ने उस बेचारी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। या वो गजाला से खौफजदा होकर खामोश थी, लेकिन गाड़ी चलते ही अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे उसको संभालना दुश्वार हो गया था। वो बड़ी पुरफरेब और रियाकार औरत है। करीब होकर संभालते तो तुम्हें इतनी दुश्वारी ना होती। मजाक मत करो। हमने अपना काम लेकर उसे मक्खन से बाल की तरह अलग निकाल दिया। वो हमारी मजीद तवज्जो और सहारे की मुस्तहिक थी। उसके साथ जो होना था हो गया, लेकिन मुझे
इस संगदिली पर अफसोस है, तुम खुद भी उसकी मुखालफत पर कमर बस्ता थे। मैंने आंखें निकाल कर कहा, इसलिए जुबान बंद की हुई है। मेरी खरी खरी बातें गजाला को पसंद नहीं आएंगी। बरखुरदार होश के नाखून लो, मैंने तेजी से कहा। वो इस कदर मक्कारी के साथ मुझ पर डोरे डाल रही थी कि एक मरले पर मैं खुद घबरा के उससे जान छुड़ाने के बारे में सोचने लगा था। गलती तुम्हारी थी कि तुम उसे बंद दरवाजे के पीछे खलवत में लेकर बैठे हुए थे। प्यासी जमीन पर पानी डालकर तुम ये उम्मीद रखो कि पानी जमीन पर खड़ा रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। अजनबी मर्द और औरत को खलवत में यकजा होने से इसीलिए रोका गया है कि जब इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता तो शैतान खुद ब खुद आ जाता है। तुमने उसे खलवत फराम की, उसने उसका गलत मफहूम लिया और बहकती चली गई। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखा और कहा, प्यासी जमीन, अजनबी मर्द और बहकी हुई औरत, आज तुम बहुत शकील उर्दू बोल रहे हो। मालूम होता है कि नादरा का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। उसका किसी और पर बस नहीं चला तो तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर डाली। बातों का सिलसिला कदरे दराज होता चला गया। मुझे तजस्सुस था कि नादरा ने इस पर ऐसा कौन सा सहर आजमाया था कि वो मुखालफत को बालाए ताक रखकर उसका हमदर्द बन गया था। लेकिन काफी खोजने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि आंसू ही औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं, और जब आंसू किसी शेरीं सुखन और सीमी बदन हसीना की आंखों से रवा हूं तो बड़े बड़े दानाओं की अकल अपने साथ बहा ले जाते हैं। मैं सुल्तान शाह को उसके हाल पर छोड़कर वहां से लौट आया। मेरी दानिश में नादरा के मकान पर हम लोगों के लिए तसादुम का कोई खतरा नहीं था। इस मकान का रुख करने वाले कैरी हार्ट के आदमियों को जेफ मिलर का सुराग ना मिला होता तो किस्सा ही खत्म होता था। अगर वो जेफ मिलर का सुराग लगाकर उसे तहखाने से निकाल ले गए थे तब भी मकान की निगरानी का इम्कान नहीं था। वो यही समझते कि मैंने जेफ मिलर को माजूर करके इन्हीं के लिए वहां डाल दिया था ताकि इसकी माजूरी उसके दूसरे साथियों के हौसले पस्त कर सके। भीमगन मेरे लिए एक नागुज़ीर जरूरत थी। इसके अलावा हमने 2 भरे हुए रिवाल्वर भी ले लिए। सोराब गोड से खरीदे हुए बारूदी शोबदों के बारे में सुल्तान शाह ने याद दहानी करवाई, मगर मुझे मकबूल आबाद की मुमकिन सूरत हाल में इन हिसास दस्ती बमों की कोई अफादियत नजर नहीं आई और हम नाश्ते से फारिग होकर मकबूला आबाद की तरफ रवाना हो गए। जेफ मिलर का ऑपरेटर्स मेरी जेब में मौजूद था। मकबूला आबाद शहर की एक मुतमव्विल और खदीम आबादी थी जो मेन रेलवे लाइन और शाहराह फैसल की मुख्तसर सी पट्टी में वाक़ थी। इस इलाके में हर मकान बड़े रकबे पर बना हुआ था, इसलिए हर गली में गिनती के चंद मकान थे। शहर के दूसरे आसूदा हाल रहायशी इलाकों की तरह मकबूला आबाद में भी हर मकान मकीनों की किल्लत का शिकार था, इसलिए वहां भीड़ भाड़ का सिरे से वजूद ही नहीं था। वक्फे वक्फे से कोई फेरी वाला या कच्ची आबादी से आने जाने वाला कोई रागीर इन पुख्ता गलियों की खामोश फिजा में थोड़ी बहुत हलचल मचा देता हो तो दीगर बात थी। हम दोनों ने गाड़ी में उस गली का एक चक्कर लगाया जिसमें नादरा का मकान वाक़ था। मैदान हमारी तवक्का के मुताबिक बिल्कुल साफ था। गली में दूर तक मुश्तबा तो क्या किसी भी गाड़ी का वजूद नहीं था। पर रहने वालों के घर इतने कुशादा थे कि वो बैक वक्त कई की गाड़ियां अपने घरों में खड़ी कर सकते थे। मेरे वहां पर सुल्तान शाह ने कार सर्विस रोड पर एक किनारे से पार कर दी। वहां वो गाड़ी किसी भी मुतजस्सिस शख्स की निगाहों में जरूर आ सकती थी, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस कार के सवार इलाके के किस मकान में गए होंगे। गाड़ी के चारों दरवाजे मुकफ्फल करके हम दोनों अपनी मतलूबा गली में दाखिल हो गए। नादरा के घर के 24 फाटक मामूल के मुताबिक बंद था और अंदर खड़ी हुई नादरा की कार भी इसी जगह मौजूद थी जहां मैंने पिछली शाम उसे देखा था। मुझे मालूम था कि बाहर से हाथ डालकर भी इस 24 फाटक का कुंडा खोला जा सकता था। मैंने एक लहजे के लिए 24 फाटक के करीब रुककर ताहिराना अंदाज में गली का जायजा लिया और मैदान साफ देखकर सुरात से 24 फाटक खोलकर अहाते में दाखिल हो गया। सुल्तान शाह ने मेरी तकलीद करने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की थी। खाता वेरान था। इमारत का दाखिली दरवाजा बज़ाहिर बंद था और इसे बंद ही होना चाहिए था। हल्का सा दबाव डालने पर दरवाजा खुल गया। हम यके बाद दीगरे पूरी एहतियात से अंदर दाखिल हुए तो मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक नादरा के ड्राइंग रूम की बेशतर कीमती आराइशी अशिया गायब थी। शायद जेफ मिलर की तलाश में वहां पहुंचने वालों ने वजनी साजो सामान को छेड़े बगैर छोटी मोटी मगर बेशकीमत चीजों पर हाथ साफ कर दिया था। हमने पूरी एहतियात से घर का जायजा ले डाला। वहां किसी जी रूह की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। अलबत्ता मुझे घर में बहुत सी ऐसी चीजों की कमी महसूस हो रही थी जो गाड़ी में डाल कर ले जाई जा सकती थी। जरूरी नहीं कि ये जेफ मिलर के हमदर्दों की हरकत हो। लंबा आशिक भी ये कारनामा दिखा सकता था। सुल्तान शाह ने गुमशुदा चीजों के बारे में मेरी राय सुनने के बाद कहा, यह लंबा आशिक कौन है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। वही नादरा का खानगी मुलाजिम। उसने सोचा होगा कि मालकन जा रही है, खुले हुए घर का सामान दूसरों के हाथ लगेगा तो क्यों ना वो अपना हिस्सा साथ देता जाए। मालकन को क्या मालूम हो सकेगा। वो मेरी गलती थी। सुल्तान शाह के जहन से नादरा की हमदर्दी के तासरात मिटाने के लिए मैंने घर से मकबूला आबाद आते हुए उसे नादरा और बशीरे के मुश्तबा मरासिम के बारे में भी बता दिया था। इस वक्त वो मुझसे सुनी हुई बात मुझ ही को सुना रहा था। जो चीज जिसका मुकद्दर होगी उसी को पहुंचेगी। बहुत जल्द ये खुला हुआ मकान खाली हो जाएगा। मैंने कहा, मकान की सही धज से मालूम होता है कि नादरा खासी शौकीन मिजाज है। नादरा का खुमार अपने ज़हन से झटक दो और इसकी ख्वाबगाह से एक टेबल लैंप उठा लाओ ताकि हम जेफ मिलर की मिजाज पुरसी कर लें। हम यहाँ नादरा की शौक और मिजाज पर तहकीक करने के लिए नहीं आए। टेबल लैंप की क्या जरूरत है? इस वक्त तो तहखाने में भी उजाला होगा। हम लैंप को अपने साथ कहाँ लिए फिरेंगे? इसकी जगह कोई टार्च होती तो बात बन सकती थी।
तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं कर सकते तो बाहर जाकर गाड़ी में आराम करो। बिला वजह नाराज हो रहे हो, वो मनमनाया मेरा क्या है, कहोगे तो ड्राइंग रूम का फानूस भी उतार लाऊंगा। अपनी बुड़बुड़ाहट के बावजूद वो सुराज से नादरा के कमरे की तरफ गया और वहां से एक टेबल लैंप उठा लाया। इसे देखते ही मैं किचन के अक्कम में जाने वाली राहदारी में बढ़ता चला गया। सुल्तान शाह ने उससे पहले नादरा का घर नहीं देखा था। जब वो रोशन जीने तय करके तहखाने में पहुंचा तो उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे, क्योंकि वो किसी भी सूरत से तहखाना नजर नहीं आता था। इस जेरे जमीन ख्वाबगाह में माजूर मिलर बेबसी के आलम में कालीन पर पड़ा हुआ था। जेफ मिलर मेरी ठोकर खाने की वजह से खासा जख्मी हुआ था और उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसके मुंह पर सख्ती से पट्टी बंधी हुई थी और तवील बेख्वाबी के सबब आंखें मुतवर्रम थी। वो सब कुछ सुन और देख सकता था, लेकिन मुंह से हल्क तक कपड़ा ठुसा हुआ होने की वजह से कोई आवाज निकालने से कासिर था। मुझे देखकर अगर उसके तासुरात में कोई तब्दीली रुनुमा हुई हो तो वो मेरे मुशाहिदे में नहीं आ सकी, क्योंकि उसके चेहरे की कोई लकीर अपनी असली हालत में नहीं थी। टूट फूट, वर्म और बंदिशों ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। हम दोनों ही जेफ के साथ उस चूहेदान में आ गए हैं। सुल्तान शाह ने मेरे कान के नीचे सरगोशी की। गनीमत है कि अभी तक इसके हमदर्द तहखाने तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इस वक्त कोई यहाँ आ निकला तो सीधा तहखाने की तरफ आएगा और हमें गोली मार देगा। तुम ऊपर जाकर निगरानी करो। मैंने उसकी बात काट कर कहा। उसने बर वक्त एक अहम तरीन नुक्ते की निशानदेही की थी जो किसी वजह से मेरे जहन में नहीं आ सका था। हमें मारने के बाद कातिल के लिए लंगड़े जेफ को कंधे पर लाद कर बाहर ले जाना नहायत आसान काम साबित होता। लैंप भी साथ लेता जाऊं? सुल्तान शाह ने मासूमियत से पूछा। इसे यहीं रख दो, मैंने गुराट के साथ कहा। ये जेफ के बदन से रोशन होगा। सुल्तान शाह लैंप एक तपाई पर रख कर चला गया। मैंने देखा कि मेरे तबसर पर जेफ ने जोर शोर से अपने जिस्म और 1.5 टांग को हिलाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर लैंप के तारों की तरफ मुतवज्जा हो गया। लैंप के साथ लगे हुए दोहरे तार की लंबाई मेरी जरूरत से ज्यादा थी। मैंने उनमें से एक तार को दरमियान से काट कर उसके दोनों सिरे दूसरे तार से अलग कर लिए। इसके बाद मैंने एक दीवार गिर बोर्ड में टेबल लैंप का प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया। लैंप में नस्ब स्विच में पहले ही ऑन कर चुका था। मैंने कटे हुए तारों के दोनों सिरों को जूं ही मिलाया, लैंप रोशन हो गया। मैं कटे हुए तार के दोनों नंगे सिरे लेकर जेफ की तरफ बढ़ा तो उसने तेजी से कालीन पर लौट कर दूर निकलना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मैंने फुर्ती से तार के नंगे सिरे जेफ के जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर लगा दिए। गर्दन और बाजू से तार लगते ही टेबल लैंप जल उठा। उसके साथ जेफ के बदन को इतना शदीद झटका लगा कि तार के सिरे मेरे हाथ से छूट गए। मैंने बढ़कर दीवार गिर बोर्ड का प्लग स्विच बंद कर दिया। लैंप में सिर्फ 40 वाट का बल्ब है। मैंने पहली बार जेफ को मुखातिब करके सर लहजे में कहा, मैंने भी नमूने के तौर पर तुम्हें 40 वाट का मामूली सा बरकी झटका दिया है, लेकिन तुमने मेरे सवालात के बेतकान और सीधे जवाबात नहीं दिए, तो ये झटके 200 और 500 वाट के भी हो सकते। अब ये तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त पर मुनहसर है कि तुम कितनी ताकत के बरकी झटकों से राह रास्त पर आते हो। अब मैं तुम्हारा धाना आजाद करूंगा। तुमने जरा भी गड़बड़ की तो दोबारा इसी हालत में पहुंचा दिए जाओ कि हो सकता है बाईं टांग और दोनों बाजुओं को भी तुम्हारे धड़ से अलग कर दूं। उसका हरकत करता हुआ जिस्म साकत हो गया और उसकी गर्दन असबात की सूरत में धीमे धीमे हिलने लगी। मैंने बढ़कर उसके मुंह पर बंधी हुई पट्टी खोली, फिर बेरहमी के साथ उसके धाने से कपड़ा बाहर खींचना शुरू कर दिया। कपड़े की तेज रगड़ से उसके निचले होंठ से खून जारी हो गया। कपड़ा निकलते ही उसने मुंह खोलकर और आंखें बंद करके 2 गहरे गहरे सांस लिए, फिर कुछ कहने की कोशिश की, मगर बोलने में कामयाब नहीं हो सका। शायद उसका धाना बिल्कुल खुश्क हो चुका था और जुबान ईंट चुकी थी। मुझे अंदाजा हो गया कि वो पानी के चंद कतरों के लिए तरस रहा था। मैंने बाथरूम से एक गिलास में पानी भरा और फिर खड़े खड़े वो गिलास उसके खुले हुए धाने पर ऊंट ढेल दिया। चंद घूंट उसके मुंह में गए, बाकी पानी उसके चेहरे को भगोता हुआ कालीन में जज्ब हो गया। मेरी नजरें उस दौरान में मुसलसल उसके चेहरे पर मरकूज रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हल्क करने के बाद जेफ मिलर ने अटक अटक कर अंग्रेजी में सवाल किया। मुझे अंदाजा हुआ कि माजूरी, अजियत और तवील बेख्वाबी ने उसके आसाब को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मैं लंबी चौड़ी जिरा करने का कायल नहीं हूँ। मैं जो बातें जानता हूँ वो अपनी जगह अटल हैं। तुम इन्हें जुटला सकते हो ना, मुझे तुम्हारी तस्दीक की जरूरत है। ये बताओ कि तुम्हारे चीफ डी मिशन का क्या नाम है? मैं नहीं जानता, उसने अटक अटक कर कहा। उसके सीने के फूलने और पिचकने से अंदाजा हो रहा था कि यक बयक उसका तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो चुकी थी। मैं माने लेता हूँ गैरी हार्ट भी इस बात से बेखबर है कि रास अल्मेडा चीफ के रूप में उसे अपने इशारों पर नचा रहा है। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से बीम गन निकाली। अब ये बताओ कि ब्लैक हाक कौन है? तुम्हारी माँ का कसम। वो हल्के बल धाड़ा और तहखाने की महदूद फिजा उसकी आवाज से गूंज कर रहेगी। उसकी गाली जितनी गैर मुतवक्का थी, मैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से हरकत में आया और मेरी ठोकर ने उसकी कई पसलियां उधेड़ कर रखी। वो बुलबुलाता हुआ कालीन पर दूर तक लौटता चला गया। गैर इरादी बुलबुलाहट पर काबू पाने के बावजूद वो फिर गुर्राने लगा। अगर मेरे हाथ पैर खुले होते तो मैं एक टांग से माजूर होने के बावजूद तुम्हारा बरकस निकाल सकता था। तुम नाली के गंदे कीड़े हो, तुम्हें बहुत जल्द पीस कर रख दिया जाएगा। तुम्हें जुबान से कुछ नहीं उगलवा सकते। उसकी वह फरसूदा तरकीब मुझ पर कारगर नहीं हो सकी। उसका ख्याल था कि उसके चैलेंज पर मुश्तिल होकर मैं उसके हाथ पैर खोल दूंगा, लेकिन मैं इन बदमाशियों के साथ कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बढ़कर उसके सर
और चेहरे पर यके बाद दीगरे इतनी ठोकरें रसीद की कि वो दीवानगी के आलम में चीखने लगा। मैं नहायत सफाकी से अपने जूते का तला उसके थाने पर रखकर पूरी कुव्वत से दबा दिया। वो कई सेकंड तक मेरे जूते के तले के नीचे दबा मचलता रहा और आखिरकार इस दबाव से बच निकलने में कामयाब हो गया। वो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत था। मैंने इसी वक्त अंदाजा लगा लिया कि इसे महज जिस्मानी एजा पहुंचाकर जुबान खोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। वो मजबूत जिस्म के साथ मजबूत कुव्वत इरादी का भी मालिक था। तहखाने की कैद ने उस पर कोई खास असर नहीं डाला था। 10-15 दिन की मुसलसल बेख्वाबी और एजा रसानी ही उसके आसाब की मुजामत को तबाह कर सकती थी, जबकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मैं बीमगन से उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को दागदार करके उसे नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत में मुब्तला कर सकता था, लेकिन वो मेरी नजरों में इतना अहम नहीं रहा था कि उस पर बीमगन जैसे नादर और बेशकीमत हथियार को खाली किया जाता। बीमगन एक तवील अरसे से मेरे इस्तेमाल में थी। मैं इस सादा लेकिन मुअस्सर तरीन हथियार के इस्तेमाल में पूरी महारत रखने के बावजूद इस बात से लाइल्म था कि इससे खारिज होने वाली मोहलक नील कुशवाओं का सिलसिला कब मौकूफ हो जाएगा। वीराशी के बाइख्तियार लोगों से बहुत करीब रही थी। आखिरी दिनों में शायद उसे जिमी लॉयड की खुशनुदी भी हासिल हो चुकी थी, लेकिन वो भी बीमगन का चार्ज खत्म होने के मसले पर कोई रोशनी नहीं डाल सकी थी। इसी वजह से मैं इस हथियार को इंतहाई अहम और नागुज़ीर मौके पर इस्तेमाल करता था। जेफ मिलर को महज अजियत पहुंचाने के लिए उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। दूसरा रास्ता मुख्तलिफ पावर के बरकी झटकों का था, लेकिन नादरा के घर में मुझे कहीं भी 100 वाट से ज्यादा के बल्ब नजर नहीं आए थे। जेफ को बराह रास्त इलेक्ट्रिक शॉक देने में ये खदशा था कि कहीं वो करंट की ज्यादती की वजह से पहले ही झटके में जहन्नुम वासिल न हो जाए। मेरे नजदीक मौत उसका मुकद्दर बन चुकी थी, लेकिन मैं उसे आसानी से नहीं सिसका कर मारना चाहता था। पता नहीं किस मरले पर उसकी कुव्वत मुजाहमत जवाब दे जाती और वो मेरे दुश्मनों के बारे में काम की बातें उगलनी शुरू कर देता। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं किचन के किसी तेज धार छुरी से उसके बदन पर चिरके लगाकर उसे अपनी हार मानने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन मेरी दानिश में वो घुनौना तरीका था जो तबीयत पर गिरा गुजरता था। मेरे लिए वाहिद रास्ता यही था कि उसे मैं हदूद बरकी झटके देकर बिल्कुल माऊफ और मफलूज कर दूं। मैंने लैम्प में से 40 वाट का बल्ब निकाला और इस तहखाने के बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहां से 100 वाट का बल्ब निकालकर हल्की ताकत वाला बल्ब वहां लगाया और फिर 100 वाट का निस्बतन ताकतवर बल्ब लैंप में लगाकर स्विच ऑन कर दिया। कटे हुए तार की वजह से बल्ब रोशन नहीं हो सका। अब मैं तुम्हारे पूरे बदन को दागदार करूंगा। मैंने कटे हुए तार के दोनों नंगे सिरे कालीन से उठाकर जेफ मिलर की तरफ बढ़ते हुए कहा, हर भरकी झटके पर तुम्हारा खून अपने अज्जा में तहलील होकर सूखता चला जाएगा और आखिरकार तुम्हारे हाथ पैरों ईंटने लगेंगे। तुम्हारी मौत वाकई होने तक यह सिलसिला जारी रहेगा। इसमें मेरा ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं होगा। तुमने खामोश रहने का फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। उसकी आंखों में दहशत उतर आई, चेहरे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगी। वो एक बरकी झटका बर्दाश्त कर चुका था और अच्छी तरह समझ रहा था कि मैं क्या करने वाला था। इस पर आने वाली कर्मनाक लम्हों की अजियत अपना रंग जमा रही थी, लेकिन उसने सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखी थी। मैं उसके करीब जाकर रुक गया। कटे हुए तार के दोनों नंगे सिरे दो जहरीले नागों की तरह मेरी चुटकियों में दबे हुए थे और जेफ मिलर मुसलसल इन्हीं को घूरे जा रहा था। उसके बदन के मसामों से खारिज होने वाले पसीने की मिकदार में यक वजह का इजाफा हो चुका था। मैं इसे मारने से ज्यादा जिंदा रखकर दहशत ज़दा करना चाहता था। चंद सानियों तक मैंने कोई पेशकदमी नहीं की और उसकी बिगड़ती हुई हालत से लुत्फ अंदोज होता रहा। जेफ मिलर कालीन पर बड़े पड़े बेबसी से कसमसा रहा था। मैंने अचानक ही झुककर दोनों तार उसके रुखसारों से चिपका दिए। उसके बदन के जरिए तारों का सिलसिला जुड़ते ही लैंप में लगा हुआ 100 वाट का बल्ब जल उठा। जेफ मिलर के हल्क से बेसाख्ता चीखें हो पल पड़ी। उसका बदन पूरी वहशियाना कुव्वत से तड़प कर उछला और तार उसके रुखसारों से अलग हो गए। मेरे लिए इस वक्त वो सफाकाना खेल बहुत दिलचस्प था। मैंने अंधाधुंध वो तार उसके बदन की खुली हुई जिल्द से लगा दिए। रोशनी का एक और चमका हुआ। जेफ मिलर का बदन एक बार फिर तड़प कर उछला और बल्ब तारीक हो गया, मगर इस बार मैंने जेफ मिलर को जरा भी मोहलत नहीं दी। जगह बदल कर तार के सिरे एक मरतबा फिर उसके लरसते हुए बदन से जोड़ दिए। जेफ मिलर के बदन को शदीद झटका लगा। उसने अपनी चीख रोकने की पूरी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में उसके हल्क से एक तेज गुर्राहट आजाद होकर रह गई। इस बार मैंने जेफ को कोई वक्फा नहीं दिया। तार हटते ही दोबारा उसके बदन से लगाता रहा और वो सिलसिल तवातुर से चल निकला। वो बरकी झटके यकीनन बहुत रूह फरसा रहे होंगे। जेफ मिलर का पूरा बदन पसीनों में नहाता चला गया। उसका चेहरा भी लमा बलमा तारीख होने के साथ स्याही माइल होता जा रहा था, लेकिन नहायत पामर्दी से इस अजियत को बर्दाश्त करता रहा। उसने मुझसे रहम की फरियाद की और ना ही हल्क फाड़ कर चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसके सोचे समझे रद्दमल से जाहिर हो रहा था कि बदतरीन जिस्मानी अजियत से गुजरने के बावजूद उसका ज़हन पूरी तरह काम कर रहा था। चंद सानियों तक उसे बुरी तरह हल्कान करने के बाद मैं रुक गया और तार कालीन पर डालकर अपने लिए सिगरेट सुलगाने लगा। नतीजे के एतबार से मुझे अपनी वो मुशक्कत बेफैज साबित होती नजर आ रही थी। तुम मेरे बदन का रेशा रेता उधेड़ डालो, फिर भी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकते। वहांपते हुए कर्ब और अजियत से लरसती हुई तहकीर अमेज आवाज में बोला, अगर ये सच है कि हमारे चीफ के रूप में रास अलमैडा खुद मैदान में उतरा है तो मान लो कि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। मुझे और मुझ जैसे 2-4 आदमियों को खत्म कर लेने के बाद भी
तुम अपने अंजाम से नहीं बच सकोगे। दरअसल अमेंडा जल्द ही एक डौना ख्वाब बनकर तुम्हारे आसाब पर सवार हो जाएगा। तुम इससे छुपते फिरोगे, लेकिन तुम्हें रूए जमीन पर कहीं अमान नहीं मिल सकेगी। मैं सिगरेट के कश लगाते हुए पूरी तवज्जो से उसका जायजा लेता रहा। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी और सख्त चांद था, लेकिन उसके बुशरे और आवाज से थकावट का इजहार होने लगा था। बिजली का तार जिल्द से लगने और हटने के नतीजे में उसकी खाल जगह जगह से फट गई थी और नन्हे नन्हे फोड़ों जैसे इन जख्मों से खून रिसने लगा था। तुम मेरी फिक्र में अपनी आकबत खराब मत करो। मैंने सफाखाना लहजे में कहा, यह समझ लो कि जब तक तुम मेरी हदायत पर अमल नहीं करोगे तशद्दुद का यह सिलसिला जारी रहेगा। अपनी जिद पर अड़े रहने की सूरत में तुम मेरे लिए बेमसरफ हो और तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा।